नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वागनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी शहर रोस्तोव के सैन्य ठिकानों पर नियंत्रण करने का दावा किया है। इसके अलावा वीडियो में प्रिगोजिन कह रहे हैं कि जब तक रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और जनरल वालेरी गेरासिमोव उनसे मिलने नहीं आते हैं, तब तक वे शहर की नाकेबंदी करेंगे और मॉस्को की तरफ कूच करेंगे। वहीं रूस की प्राइवेट आर्मी वागनर ग्रुप के कथित तौर पर बागी रुख अपना लेने के बाद राजधानी मॉस्को में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तख्तापलट का डर सताने लगा है। ऐसे में उन्होंने रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए मॉस्को में टैंकों की तैनाती का आदेश दिया है। पुतिन को डर है कि उनकी प्राइवेट मिलिशिया वैगनर ग्रुप उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तख्तापलट की कोशिश कर सकती है। बता दें, वागनर ग्रुप खुद को एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बताती है, लेकिन अब रूस की सरकार इस ग्रुप पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके चीफ प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत करने का दावा किया है। वागनर ग्रुप की पहचान पहली बार 2014 में हुई थी, जब वो यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर रहा था। पीएम मोदी से अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय लोकतंत्र और मानवाधिकार हनन को लेकर सवाल पूछने वाली वॉल स्ट्रीट जर्नल की महिला पत्रकार सबरीना सिद्दीकी को अब भारत के लिए अपनी वफादारी साबित करनी पड़ी है। बता दें, कुछ मीडिया संस्थान उनको लगातार पाकिस्तानी अमेरिकन और मुस्लिम बताकर उनके भारत के प्रति भेदभाव को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें वो भारतीय क्रिकेट टीम को 2011 के विश्व कप में अपने पिता के साथ बैठकर भारत की जर्सी पहनकर सपोर्ट कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में लिखा है, चूंकि कुछ लोगों ने मेरे पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बात करना चुना है, इसलिए पूरी पिक्चर देना ही सही लगता है। उन्होंने कहा है कि कभी कभी पहचान जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक जटिल होती है। इसके साथ ही ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट कर कहा है कि सर सैयद अहमद खान की पड़पोती को भी भारत के हजारों भारतीय मुसलमानों की तरह अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी। ये दक्षिणपंथी ट्रोल्स की एक पुरानी चाल है। सत्ता में बैठे लोगों से एक सवाल, आपको राष्ट्र विरोधी, पाकिस्तानी, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी आदि करार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकार सबरीना सिद्दीकी के कई पहले के ट्वीट भी शेयर किए हैं, जिसमें वो भारत को सपोर्ट कर रही हैं। बता दें, सबरीना सिद्दीकी के पिता भारत में पैदा हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में पले बढ़े, जबकि उनकी मां पाकिस्तान से हैं। हालांकि सिद्दीकी का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। जुलाई में नए सत्र से उत्तर प्रदेश बोर्ड अपने छात्रों को भारत के 50 महान नेताओं के जीवन और समय के बारे में पढ़ाएगा। यूपी बोर्ड ने विनायक दामोदर सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय जैसी हस्तियों की जीवन कहानियों को शामिल किया है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को शामिल नहीं किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार नेहरू को लिस्ट में शामिल न किए जाने के सवाल पर यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा है कि नेहरू ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी थी, इसलिए उन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। सावरकर को शामिल किए जाने पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा, अगर हम छात्रों को सावरकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे हमारे महान नेताओं के बारे में नहीं पढ़ाते हैं, तो हम उन्हें क्या सिखाएंगे? क्या हमें अपने बच्चों को भारत की महान हस्तियों के जीवन और समय से अवगत कराने के बजाय आतंकवादियों के बारे में बताना जरूरी है? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। नेता खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। पार्टी की प्रदेश इकाई और उसके खेवनहार बिखरे बिखरे हैं। राज्य की चुनावी बागडोर अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और उनके दाहिने हाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में आ चुकी दिख रही है। बीजेपी में भगदड़ और दल बदल का आलम यह है कि हर दूसरे तीसरे दिन नामी गिरामी चेहरों के खेमा बदलने का क्रम चल रहा है। मध्य प्रदेश भाजपा को एक और तगड़ा झटका लगा जब सूबे के मुख्यमंत्री रहे घाघ नेता स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह के बेटे ध्रुव प्रताप सिंह ने केसरिया दुपट्टा किनारे रखकर कांग्रेस का हाथ थामा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ध्रुव प्रताप को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मौजूद रहे। बता दें, इससे पहले पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी भी कांग्रेस में आए थे। केंद्र सरकार के नए नियमों से आने वाले दिनों में बिजली उपभोक्ताओं की जेब रात में अधिक कटेगी। सरकार ने विद्युत नियम 2020 में संशोधन किया है। इसके तहत दिन के समय टाइम ऑफ डे यानी टीओडी टैरिफ प्रणाली शुरू की गई है। इसके तहत दिन में सोलर आवर्स के दौरान पावर टैरिफ सामान्य टैरिफ से 10% से 20% कम होगी, जबकि पीक आवर्स के दौरान पावर टैरिफ 10 से 20% अधिक होगा।
ऊर्जा मंत्रालय ने तय किया है कि टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था 10 किलोवाट या उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा, जबकि कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी सभी बिजली के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू करना अनिवार्य होगा। शुक्रवार को पटना में विपक्षी दलों की पहली संयुक्त बैठक के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनाव देखने को मिला। दरअसल आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन की मांग करते हुए कहा कि इसके बिना उनके लिए किसी भी गठबंधन में शामिल होना मुश्किल होगा। आपने कहा, कांग्रेस जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है और लगभग सभी मुद्दों पर एक स्टैंड लेती है, उसने अभी तक काले अध्यादेश पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है। वहीं खड़गे ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के आरोपों को लेकर केजरीवाल से कड़ी नाराजगी व्यक्त की। बता दें, प्रवक्ता का बैठक के बीच में ही कहना था कि अध्यादेश पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कथित तौर पर समझौता हुआ है कि संसद के आगामी सत्र में जब विधेयक को राज्यसभा में मतदान के लिए रखा जाएगा तो कांग्रेस बाहर निकल जाएगी। इसके बाद खड़गे और केजरीवाल के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और रेफरी की भूमिका निभानी पड़ी। उन्होंने केजरीवाल से कहा कि उन्हें शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो संसद सत्र शुरू होने से पहले इस मुद्दे पर अपना रुख बताएगी। वहीं अधिकांश नेताओं ने कांग्रेस का पक्ष लेते हुए सुझाव दिया कि पार्टी को अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं से गुजरने दें और बैठक में स्टैंड लेने के लिए मजबूर न किया जाए। बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठक के बाद भी ये कहते सुनाई दिए गए कि जब तक कांग्रेस का स्टैंड अध्यादेश को लेकर साफ नहीं होता है, तब तक विपक्ष की किसी भी बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आप पर पलटवार करते हुए कहा है, ये तो पहले ही साबित हो चुका है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। केंद्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया था, तो आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया था। बाजवा ने कहा, तब आपको लोकतंत्र की हत्या की याद क्यों नहीं आई, जबकि अब केजरीवाल खुद को भारत में संघवाद के राजदूत के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या वो उस समय नहीं मानते थे कि पूरे राज्य को 2 हिस्सों में बांटना और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना देश के संघीय ढांचे पर हमला है? बाजवा ने कहा कि हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के संविधान की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। इस बीच विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचाने के आपके नापाक एजेंडे का आज पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि पटना की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के दोगलेपन को पूरे विपक्ष ने देखा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मणिपुर हिंसा को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक लंबा ट्वीट कर कहा कि मणिपुर में आग लगने के 52 दिन बाद होम मिनिस्टर ने आखिरकार आज दोपहर 3 बजे मणिपुर पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाना उचित समझा है। उन्होंने कहा कि वास्तव में इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, जो इतने समय तक चुप रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि इसे राष्ट्रीय पीड़ा के प्रदर्शन के रूप में इम्फाल में आयोजित किया जाना चाहिए था। भाजपा ने मणिपुर को लोगों को बुरी तरह से विफल कर दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि फिर भी 2002 और 2017 के बीच 3 बार सीएम के रूप में मणिपुर को शांति और विकास के रास्ते पर वापस ले जाने वाले ओकराम इबोज सिंह जी इस बैठक में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके व्यापक अनुभव और गहन ज्ञान को देखते हुए उनकी बात पूरी गंभीरता से सुनी जानी चाहिए। अडानी ग्रुप एक बार फिर से संकट में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका असर उसके शेयरों पर भी पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका में अडानी ग्रुप के निवेशकों से पूछताछ चल रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC अडानी ग्रुप के निवेशकों से पूछताछ कर रहा है। इस कारण शुक्रवार को अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि अडानी समूह में निवेश करने वाले अमेरिकी निवेशकों को समूह ने डिस्क्लोजर में क्या जानकारियां साझा की हैं। जांच एजेंसी ने अडानी समूह के निवेशकों से पूछा कि उनकी ग्रुप से क्या बातचीत हुई। बता दें, हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर विदेशी कंपनियों के जरिए समूह की कंपनियों के शेयरों के भाव में हेरफेर का आरोप लगाया था। बता दें, हिंडनबर्ग ने कहा था कि शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव लाने के लिए गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।